नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की नदियों का अपवाह तंत्र। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत के द्वीप समूह के बारे में, जिसमें हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और जो है भारत के अन्य द्वीप थे उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पंबन आइलैंड को देखा था, श्रीहरिकोटा, व्हीलर द्वीप, सालसेट द्वीप और उसके अलावा जो अन्य द्वीप थे उनको हम लोगों ने देखा था। तो आज की क्लास में हम लोग भारत की नदियों का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि अपवाह तंत्र क्या होता है, फिर अपवाह क्या होता है। जब नदियों का जल जो है एक निश्चित दिशा में बहता है तो उसे अपवाह कहते हैं। जैसे आप ये देखिए कि ये जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, तो गंगा नदी एक निश्चित दिशा में बहते हुए बे ऑफ बंगाल में क्या होता है, अपने जल को जो है गिराती है। तो ये जो निश्चित दिशा में बह रही है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। और अपवाह द्रोणी क्या होता है, अपवाह द्रोणी या फिर अपवाह तंत्र की बात करते हैं। तो अपवाह तंत्र होता है जब क्या होता है कि इसी गंगा नदियों में उसकी कई सारी सहायक नदियां आके जो मिल जाएंगी, तो इसका जो एक जाल बन रहा है, जो ये तंत्र बन रहा है, यही तंत्र क्या होगा, अपवाह तंत्र होगा। और जो है गंगा नदी के ओरिजिन से लेकर उसके अंत तक, जहाँ पर बे ऑफ बंगाल में या कह सकते हो जो भी पद्मा या मेघना करके जो भी बे ऑफ बंगाल में जो है अपना जल विसर्जित करती है, गिराती है, उस संपूर्ण द्रोणी को हम लोग क्या कहेंगे, अपवाह द्रोणी कहेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो शुरू करते हैं हम लोग भारत के अपवाह तंत्र से। तो भारत के अपवाह तंत्र में दो प्रकार के अपवाह तंत्र हमें देखते हैं। एक है हिमालय नदियों का अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीप भारत की नदियों का अपवाह तंत्र। तो कौन कौन से, एक हिमालय नदियों का अपवाह तंत्र है, दूसरा है प्रायद्वीप भारत की नदियों का अपवाह तंत्र। तो आज हम लोग देखेंगे हिमालय नदियों के अपवाह तंत्र में सिंधु नदी के अपवाह तंत्र को। फिर आगे की क्लास में हम लोग गंगा नदी का अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र देखेंगे। फिर उसके आगे की क्लास में हम लोग जो है प्रायद्वीप भारत की जो उत्तर की ओर गिरने वाली, उत्तर की ओर जो नदियां बहती उनके बारे में देखेंगे। और जो वेस्टर्न घाट की ओर नदियां जो है प्रवाहित होती उनके बारे में देखेंगे। और जो ईस्टर्न घाट की ओर जो है जो नदियां अपवाहित होती हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में हम लोग सिंधु नदी के अपवाह तंत्र थे। अपवाह तंत्र को हम लोग देखते हैं, सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र को। तो उसके पहले हम लोग एक ब्रीफ में देख लेते हैं या फिर ब्रॉडली हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु नदी के अपवाह तंत्र कैसा है। तो सिंधु नदी के अपवाह तंत्र में हम लोग देखते हैं, इसमें आती है सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। ये जो सारी नदियां हैं ये मिलकर ही सिंधु नदी का अपवाह तंत्र बनाती हैं। और जो है अंततः कहाँ पर गिर जाती हैं, ये जो सिंधु नदी अंततः जो है मकरान तट जो कराची के पास स्थित है पाकिस्तान के, वहाँ पर ये जो है अरब सागर में कह सकते हो अपने जल को गिराती है। तो हम लोग शुरू करते हैं सिंधु नदी से। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर है। तो सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार में हम लोग देखते हैं कैलाश रेंज है। तो कैलाश रेंज के अंदर ही एक जो है बोखुरचू ग्लेशियर पड़ता है। तो बोखुरचू ग्लेशियर में आती है मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील से दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम है सिंधी खंबाब और दूसरे का नाम है गारतंग धर। तो ये सिंधी कबाब और गारतंग धर क्या होती हैं, ये दो नदियां निकलती हैं मानसरोवर झील से। और आगे क्या होती हैं, जब दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो इससे क्या हो जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु नदी तंत्र। तो यहाँ से क्या होता है, इसको हम लोग सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। और ये भारत के समीप जो है, जब भारत में प्रवेश करती है तो कहाँ पर, ये दामचौक के पास जो है भारत में प्रवेश करती है। और फिर आगे जो है दमचौक के पास प्रवेश करके जो है फिर ये जो लद्दाख रेंज है और जास्कर रेंज के बीच से जो है ये प्रवाहित होती है। और इसकी सहायक नदियों के रूप में देखते हैं लद्दाख और काराकोरम जो रेंज के बीच में श्योक नदी तंत्र है, श्योक नदी घाटी या फिर शोक नदी है, वो आके जो है सिंधु नदी से मिल जाती है। और जो है जास्कर रेंज से जो है जास्कर नदी निकलती है, ये भी सिंधु नदी की सहायक के रूप में उसके साथ मिल जाती है। जब सिंधु नदी आगे बढ़ती है तो वो बुंगी के पास जो है
ये बुंजी के समीप क्या होता है, वृहत हिमालय क्षेत्र में, बुंजी के समीप जो है वृहत हिमालय के क्षेत्र में पहुंचती है और वृहत सिंधु गार्ज का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा गार्ज है या सबसे गहरा गार्ज है, ये कह सकते हैं। तो आप हमने पिछली क्लास में जो है एक बात किया था ITCZ की, सॉरी इंडो सांगपो सुचर जोन की बात करी थी। तो इंडो सांगपो सुचर जोन कहाँ पर स्थित था, हमने देखा था ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय के बीच में इंडो सांगपो सुचर जोन था, जहाँ पर जो है भारतीय प्लेट और जो है और यूरेशियन प्लेट आपस में क्या होती है, संलयित होती है, मिलती है, वहीं से जो है अभिसारी सीमा का निर्माण होता है और वहीं से क्या होता है, वृहत हिमालय का उत्थान होता है। तो कह सकते हैं वृहत हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करने वाला कौन है, इंडो सांगपो सुचर जोन है। वो कहाँ पर आके मिलता है, वो हम लोग देखते हैं बुंजी घाटी के समीप जो है, बुंजी के समीप जो है ये जो है वृहत हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करती है। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं गिलगित नदी इससे आके मिल जाती है और सिगार नदी भी इससे आकर मिलती है। और चिल्सन के पास देखते हैं, चिल्सन के पास क्या होता है, ये जो है पाकिस्तान में जो है वृहत हिमालय को पार करके पाकिस्तान में प्रवेश करती है। फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं काबुल नदी इसकी सहायक नदी के रूप में इससे मिलती है और जो है ये नदी ये जो है आगे जो है मकरान तट पर अरब सागर में मिल जाती है। तो पाकिस्तान के पोटवार पठार और साल्ट रेंज को पार करके ये मकरान तट पर आकर मिल जाती है। तो सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र आपको समझ में आ गया होगा कि सिंधु नदी तिब्बत के पठार के कैलाश रेंज के बोखरचू ग्लेशियर से मानसरोवर झील से दो नदियां निकलती हैं, एक सिंधी कबाब और दूसरी जो है गारतंगधर, दोनों जो है भारत में प्रवेश करती हैं और दामचोक के समीप प्रवेश कर देती हैं। जो हमने पढ़ा था चार्डिंग ला, जो दर्रा था उसके पास से आके जो है इसमें प्रवेश करती हैं और लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती हुई आगे चिल्सन के पास पहुंचती है, जहां से ये जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है, मकरान तट पर आकर अरब सागर में जो है ये अपने जल को विसर्जित कर देती है। ये देखिए मैप की सहायता से भी आप इसको समझिए। ये क्या हो गया, ये जो है माउंट कैलाश है, इसी में जो है माउंट कैलाश में ही बोकरचू झील है, कहाँ पर, कैलाश मानसरोवर पर। यहाँ से जो है गारतंगधर और सिंधी कबाब दो नदियाँ होती हैं और दमचौक के पास भारत में प्रवेश कर रही है। ये देखिए जास्कर रेंज है और इसके उत्तर में ही क्या है, आप देखेंगे वो लद्दाख रेंज यहाँ पर अवस्थित है और इसके बीच से क्या होती है, प्रवेश करती है और इसके लद्दाख से उत्तरी साइड में जो है देखेंगे ये सियाचिन ग्लेशियर है और यहाँ से क्या होती है, श्योक नदी लेह के पास से होते हुए ये देख रहे हैं कहाँ पर, ये मिल जाती है जो है सिंधु के साथ। और जो है नुब्रा घाटी वैली के बारे में सुना होगा, नुब्रा एक नदी घाटी है जिसके उत्तर साइड में हम लोग क्या देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर है। पिछले वर्ष यूपीएससी की परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो श्योक नदी किसकी सहायक नदी है, ये सहायक नदी है सिंधु नदी की। और ये देखिए जास्कर शिरडी से निकलती है, जास्कर रिवर भी आके सिंधु घाटी से मिलती है। और ये आप देख रहे हैं सूरू रिवर, ये भी जो है सिंधु की सहायक है। और आगे देखेंगे जो हुंजा रिवर है, ये भी जो है हुंजा रिवर और गिलगित रिवर भी इसकी सहायक नदियाँ सिंधु नदी की। और जब पाकिस्तान में चिल्सन के पास जो है प्रवेश करती है तो यहाँ आकर इस साइड से इससे जो है काबुल रिवर मिल जाती है, काबुल नदी इससे मिल जाती है और अंततः जो है ये आके मकरान के तट पर जो है अरब सागर में अपने जल को विसर्जित कर देती है। तो ये देखिए ये श्योक नदी है, तो श्योक नदी किससे मिल रही है, ये मिल रही जो है, ये देखिए लद्दाख रेंज है ये और ये जास्कर रेंज है। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में क्या बहती है, सिंधु नदी बहती है। ये जास्कर रिवर उसकी सहायक हो गई, सूरू रिवर इसकी सहायक हो गई। तो ये सहायक नदियाँ जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी कभी। ये देखिए गिलगित रिवर है, गिलगित की सहायक हुंजा रिवर है और ये भी आकर कहाँ मिल जाती है, सिंधु नदी से मिल जाती है। ये नंगा पर्वत है, तो नंगा पर्वत के उत्तर में अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु नदी मतलब ऐसे स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए सिंधु नदी नंगा पर्वत के उत्तर की ओर से प्रवाहित होती है, दूसरा स्टेटमेंट ये दे दे कि सिंधु नदी लद्दाख और काराकोरम श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है, तो आप बोलेंगे पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सिंधु नदी लद्दाख
और जास्कर श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है। सुरु नदी के किनारे आप देखिए कारगिल क्षेत्र जो है, जो कि लद्दाख का पार्ट है, ये जो है सुरु नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग सिंधु नदी के अपवाह क्षेत्र में ही झेलम नदी तंत्र पड़ता है। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है, सबसे पहले इसका उद्गम देखेंगे। तो झेलम नदी का उद्गम क्षेत्र है वृहत हिमालय। वृहत हिमालय यानी कि भारत में ही वृहत हिमालय की अनंतनाग क्षेत्र है, वहां पर वेरिगनाथ के समीप जो है शेषनाग झील पड़ती है। तो पूछा जाए उद्गम क्षेत्र कहाँ है, वृहत हिमालय के अनंतनाग के वेरिगनाथ के समीप जो है शेषनाग झील है, वहां से इसका उद्गम होता है और उसके आगे कश्मीर घाटी में प्रवेश करती है और अपने साथ भारी मात्रा में हिमोड़ लेके आती है, यानी हिमनद और प्लस जल को साथ में लेके आती है। हिमोड़ जो कि एक उपजाऊ मृदा के रूप में जो है करेवा निक्षेप के रूप में कश्मीर घाटी में जो है फैला हुआ है। तो यहाँ पर केसर की खेती के लिए सबसे उत्तम अनुकूल जलवायु मिलती है और करेवा मृदा जो है केसर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। और ये आगे जो है वुलर झील में मिलती है। वुलर झील में जो है वुलर झील को रिचार्ज करती है। उसके आगे क्या होती है कि एक और चीज़ है कि ये जो है नदी है वृहत हिमालय और जो है लघु हिमालय या फिर मीडियम हिमालय या फिर कहते हैं हिमाचल हिमालय की पीर पंजाल जो है श्रृंखला के मध्य बहती है, या कह सकते हैं वृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो है कश्मीर घाटी स्थित है, वहाँ से ये निकलती है और बारामूला के पास जो है ये कश्मीर घाटी से बाहर निकलती है। और इसकी एक सहायक नदी है किशन गंगा नदी, जिसको पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। अभी हम देखते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में जो है किशन गंगा जल विद्युत परियोजना को लेकर विवाद है, जो कि सिंधु जल समझौते का एक पार्ट है, जो कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया गया था। तो आगे इसके बारे में कभी डिस्कस करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं ये बारामूला के बाद कश्मीर घाटी से बाहर निकलती है और मुजफ्फराबाद और जो है मीरपुर के बीच में क्या होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा बनाती है। फिर जो है पाकिस्तान में जो है ये बास मंगला घाटी में जो है मंगला डैम यहीं पर बना हुआ है इसी पर। फिर उसके बाद पाकिस्तान में ये चेनाब नदी से मिल जाती है, यानी इसका उद्गम जो है वृहत हिमालय के अनंतनाग के वेरीनाग झील के समीप शेषनाग झील से हुआ है और जो अंततः पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती है। तो आगे हम लोग देखेंगे चेनाब नदी। पहले एक बार इसको आप देख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर होगा कि आप भी ऐसे ही अपनी कॉपी पे बना लीजिए। तो इसको एक बार मैप पे भी देख लेते हैं झेलम नदी को। देखिए ये क्या है, झेलम नदी। तो ये वाला जो आप देखते हैं नंगा पर्वत से लेकर जो है आगे नामचा बरवा तक वृहत हिमालय फैला हुआ है। वृहत हिमालय के पास ही वेरिगनान के पास जो है शेषनाग झील है, वहाँ से झेलम नदी निकली हुई है और इसकी सहायक कौन है, किशन गंगा है। यहाँ पर कश्मीर वैली है जो कि पीर पंजाल रेंज और जो है वृहत हिमालय के मध्य स्थित है। फिर आप देखते हैं ये जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है, आगे जो है ये चेनाब नदी आई हुई है और चेनाब नदी के साथ जो है मिल जाती है। तो हम लोग देखते हैं अब चेनाब नदी का जो तंत्र है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से है। तो जो उद्गम है बारालाचाला दर्रा के पास से। तो बारालाचाला दर्रा किसका भाग है, ये वृहत हिमालय का पार्ट है और जो ये कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, ये एक चंद्र नाम से निकलती है, दूसरी भागा नाम से निकलती है। चंद्रभागा जो है केलांग के पास जो है टांडी में एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं और इसको जो है हिमाचल प्रदेश में हम लोग चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। यानी चंद्रभागा नदी कहाँ पर मिलती है, वो मिल जाती है केलांग के पास में और ये हिमाचल प्रदेश में जो है चंद्रभागा के नाम से प्रवाहित होती है। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जो है ये जब प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर में, तो ये पीर पंजाल पर गहरे गार्ज का निर्माण करती है और इसके आगे इसे जो है चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है। चेनाब नदी के ऊपर भी कई सारी जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं, जैसे किश्तवाड़ के पास भी किश्तवाड़ जल विद्युत परियोजना है।
तो ये आगे देखेंगे कि अखनूर के समीप जम्मू के मैदान में प्रवेश करती है। जब आप माता श्री वैष्णो देवी जाते हैं तो आप आगे जो है जम्मू से जब जो है आगे जाते हैं तो आपको जो है चेनाब नदी मिलती है। अभी चेनाब नदी के ऊपर ही जो है एक जो है भारत का या विश्व का सबसे ऊंचा जो है रेलवे आर्क ब्रिज भी चेनाब नदी के ऊपर ही बनाया गया है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। तो इसकी एक सहायक नदी है तावी नदी। तावी नदी के तट पर, बाएं तट पर या कह सकते हो ये बाएं तट से मिलती है, और तावी नदी के तट पर ही जम्मू, जो जम्मू जिला है वो कहाँ पर जो है बसा हुआ है, वो तावी नदी के तट पर जो है बसा हुआ है। जम्मू के मैदान में जब ये प्रवेश करती है तो ये कांडी का मैदान बनाती है। फिर आगे जब ये बढ़ती है तो क्या होता है, झेलम नदी इसमें आकर मिल जाती है, और ये पंचनद के समीप जो है झेलम नदी मिल जाती है, और ये आगे जो है मिल जाती है सिंधु नदी से। तो चेनाब नदी का तंत्र हमने देखा कि 12 लाचाला से स्टार्ट होता है, और आगे इसमें जो है झेलम नदी चेनाब में मिलती है, और चेनाब अंततः जो है सिंधु नदी से मिल जाती है। इसको भी हम लोग मैप पे देखते हैं। तो ये देखिए कि ये है चेनाब नदी, ये 12 लाचाला है, जो कि कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ से जो है चंद्रभागा नाम की 2 नदियाँ निकल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में इसे केलांग के पास जो है चंद्रभागा एक दूसरे के साथ मिलती हैं, और हिमाचल में इसे जो है चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। फिर किश्तवाड़ जिले में जब जम्मू कश्मीर के प्रवेश करती हैं तो यहाँ पर इसके आगे इसे चेनाब नदी कहते हैं, और जो है ये अंततः आकर जो है ये देख रहे हैं यहाँ पर झेलम नदी मिलती है। फिर इससे आगे रावी नदी इसी पे मिल जाती है चेनाब से ही, और चेनाब नदी से सतलज भी मिलती है, और अंततः से चेनाब रिवर जो है वो जो है इंडस जो रिवर है उसमें आके मिल जाती है। तो ये जो है चेनाब नदी का पूरा तंत्र था, जिसे आपने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे रावी और ब्यास नदी को। तो रावी और ब्यास नदी जो है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रावी नदी को। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के वृहत हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो रोहतांग दर्रा तो आप जानते हैं, यहाँ से जो है लद्दाख और जो है हिमाचल प्रदेश के रूप में बीच में रोड भी बनी हुई है रोहतांग दर्रे से। तो इसके पश्चिम से जो है रावी नदी निकलती है, और यह चंबा घाटी, जो हिमाचल की चंबा घाटी, वहाँ से प्रवाहित होती है, और अंततः कहाँ मिल जाती है, चेनाब नदी में मिल जाती है। तो पाकिस्तान के मुल्तान के समीप जो है सराय सिंधु के पास जो है चेनाब नदी में मिल जाती है। यानी हमें रावी नदी के बारे में बस इतना याद रखना है कि रावी नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश के पास जो है वृहत हिमालय से, और जो है कहाँ मिल जाती है, पाकिस्तान के मुल्तान के समीप जो है चेनाब नदी के साथ मिल जाती है। रोहतांग दर्रे के समीप एक व्यास कुंड है। व्यास कुंड से क्या होता है, व्यास नदी निकलती है, और ये जो है तलवंडा होशियारपुर, होशियारपुर जो जिला है पंजाब का, उसमें वहां पर जो है ये कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके पहले देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी क्षेत्र से या धौलाधर श्रेणी में प्रवेश करती है। तो धौलाधर श्रेणी हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है। धौलाधर श्रेणी जो है वो लघु हिमालय का या फिर हिमाचल हिमालय का भाग है। यहाँ से अपहित होते हुए कार्ती और लागी के मध्य गार्ज का निर्माण करती है। तो जो हमने क्या देखा कि व्यास कुंड से निकलती है और तलवंडा होशियारपुर के पास जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके पहले कुल्लू घाटी में धौलाधर श्रेणी में प्रवेश करते हुए अपवाहित होती है, और कार्ती और लारगी के मध्य जो है गार्ज का निर्माण करती है। फिर तलवंडा के पास क्या होती है, पंजाब के होशियारपुर के समीप जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और आगे हम लोग देखते हैं हरिके बैराज के बारे में हम लोगों ने सुना होगा। हरिके बैराज जो है इसी नदी पर बना हुआ है, और आगे यहीं पर ये सतलज नदी से मिल जाती है, और जो है आगे सतलज नदी जो है वो जो है चेनाब के साथ मिल जाती है। तो इसका अगर हम नदी तंत्र देखते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होती है, रोहतांग दर्रे के समय व्यास कुंड से आगे ये सतलज नदी के साथ मिल जाती है। आगे इसे मैप में हम लोग देखेंगे, तो उसके पहले हम लोग सतलज नदी को डिस्कस कर लेते हैं। सो सतलज नदी है, उसके पहले आप इसको एक बार देख लीजिए।
तो सतलज नदी का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उद्गम कहाँ है। सिंधु जो है वो भी कैलाश रेंज से ही निकलती थी, और जो है सतलज नदी भी कैलाश रेंज के राकास लेक से निकलती है। और ये कहाँ कौन से नाम से जानी जाती है? लांगचेन खबाब के नाम से। वो सिंधी खबाब के नाम से जानी जाती थी, ये लांगचेन जो है जैंगबो या फिर जो है खबाब के नाम से जो है चीन में जानी जाती है। और आगे ये हिमाचल प्रदेश में जो है सिपकीला दर्रा पड़ता है, जिसको आप लोग जानते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा या फिर जो है चीन के साथ व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है, वहां से ये प्रवेश करती है और जो है हिमाचल प्रदेश में गहरी घाटी का निर्माण करती है। और इसकी एक सहायक नदी जो है स्पीति नदी इसके साथ जो है आकर मिलती है, उत्तर से इसके साथ आके मिलती है। और जो है इसमें आगे जो है भाखड़ा नागल डैम बना हुआ है, और इसके पहले आपने हरिके बैराज भी देखा था जहां पर जो है व्यास नदी इसके साथ आकर मिल रही थी। तो भाखड़ा नागल डैम जो है ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे जो हम लोग देखते हैं फिरोजपुर से लेके फजिल्का के बीच में, फजिल्का पंजाब में है और फिरोजपुर भी पंजाब में है, इसके बीच में भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। और अंततः जो है मिथिनकोट के पास जो है मिथनकोट के पास जो है सिंधु के साथ मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया सतलज नदी राकास लेक से शुरू होता है और मिथुनकोट के पास सिंधु के पास जो है ये समाप्त हो जाता है। तो सिंधु नदी के अपवाह तंत्र में हम लोगों ने क्या देखा था कि सिंधु नदी में हम लोगों ने देखा था कि सिंधु नदी जो है गारतंगधर और जो है सिंधी खबाब के नाम से जो है आती है और मिलान के पास जो है ये जो है भारत में प्रवेश करती है आगे। और ये जास्कर और जो है सेयोक नदियाँ दो इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे हमने देखा था एक सिगार नदी और गिलकित नदी, गिलकी के सहायक जो है हुंजा नदी जो है इसके आके मिल जाती हैं। और ये जो हमने देखा था नंगा पर्वत के उत्तर से जो है प्रवाहित होते हुए जो है इसमें कागबुल नदी भी आकर इसकी सहायक नदी मिलती है, और ये आके पाकिस्तान के मकरान तट पर जो है अपने जल को जो है अरब सागर में प्रवाहित कर देती है या फिर कह सकते हो गिरा देती है। इसकी सहायक नदी में हमने देखा था झेलम नदी जो कि शेषनाग झील के पास से निकलती है, और ये वुलर झील से होते हुए जो है इसकी सहायक नदी हमने देखी थी किशनगंगा नदी, और ये आगे जो है चेनाब के साथ मिलते हुए अंततः सिंधु मिल जाती है। ये सिंधु सागर दोआब है। और आगे हम लोगों ने देखा था कि रचना ये जो चेनाब नदी है, देखिए चेनाब नदी और झेलम नदी के बीच में छज है, यानी कि झेलम और जो है चेनाब को जो है छज क्षेत्र बोलते हैं इसको। और यहाँ से हमने देखा था बारालाचाला दर्रे के पास से है ये निकलती है, और जो है आखिर में जो है ये झेलम नदी किसी के साथ मिल जाती है और अंततः जो है ये भी सिंधु नदी से मिल जाती है। और रावी और जो है चेनाब के बीच के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं रेचन दोआब, यानी कि रावी और चेनाब दोआब जो है बोल देते हैं। और इसके नीचे जो है रोहतांग दर्रे से निकलती व्यास नदी, तो व्यास नदी और जो है रावी नदी के बीच के भाग को हम लोग बारी दोआब बोलते हैं, यानी कि व्यास और रावी को हम लोग बारी दोआब बोल देते हैं। और सतलज नदी और जो है व्यास नदी के बीच को हम लोग बोल देते हैं बिष्ट, यानी कि व्यास और सतलज। तो ये था कंप्लीट जो है सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। इसको हम लोग एक बार फिर से मैप में देख लेते हैं। तो सिंधु नदी कहाँ से निकली हुई थी? बोखरचू झील जो है जो कि कैलाश रेंज में पड़ती है, यहाँ से निकलती है सिंधु खबाब नामक दो नदियाँ, और ये भारत में जो है लद्दाख रेंज और जो है जास्कर रेंज के बीच से होते हुए ये प्रवाहित करती है और अंततः जो है मकरान तट पर जो है आकर गिर जाती है। इसकी सहायक नदी में हमने देखा था सेयोक नदी, सेयोक की सहायक नदी नुब्रा नदी है, नुब्रा नदी के उत्तर में जो है सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है। और ये काराकोरम रेंज है, ये केटू जो गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखते हैं इसमें सुरू रिवर भी इसकी सहायक नदी है, फिर गिलित रिवर, उंजा रिवर, और इसके आगे जो है काबुल रिवर इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर हमने देखी थी जो है झेलम नदी, तो झेलम नदी को हमने देखा था जो कि शेषनाग झील से निकलती है अनंतनाग के पास, इसकी सहायक नदी किशनगंगा है, और ये आके चेनाब नदी से मिल जाती है। चेनाब नदी हमने देखा था बारालाचाला दर्रे से निकलती है चंद्रभागा के रूप में, और जो है अंततः जो है ये झेलम नदी पहले इस पे मिलती है, फिर रावी नदी चेनाब में मिलती है, फिर अंततः ये भी जो है सिंधु नदी से मिल जाती है। फिर आगे हमने देखा था रावी नदी रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकली हुई थी और ये जो है चेनाब से मिल जाती है।
ब्यास नदी जो कि ब्यासकुंड से निकली थी रोहतांग दर्रे के पास से, और ये आके जो है सतलज नदी से जो है हरिके बैराज पे मिल जाती है। सतलज नदी भी हमने देखा था कैलाश रेंज से निकलती है, आकाश जो है झील के पास से, और सिपकीला दर्रा के पास से भारत में प्रवेश करती है, और धौलाधर श्रेणी से होते हुए ये जो है अंततः जो है ये भी जो है सिंधु नदी से मिल जाती है। तो ये था कंप्लीट सिंधु नदी का अपवाद क्षेत्र। ये किसका भाग था? हिमालयी अपवाद क्षेत्र का भाग था। कल की क्लास में हम लोग गंगा नदी अपवाद क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल गंगा नदी के अपवाद तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाद तंत्र के क्लास के साथ। थैंक यू।